डीमार्ट का नाम सुनते ही एक चीज हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है कि यहाँ पे सस्ते में अच्छा मिल जाएगा। तो इसी वैल्यू और सेविंग की टैगलाइन से शुरू हुई साल 2002 में सुपरमार्केट चेन के आज करीब 336 से ज्यादा स्टोर्स पूरे इंडिया में हो चुके हैं। और डीमार्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी हैवी डिस्काउंटिंग। बेसिकली डीमार्ट दो कैटेगरीज में लाइक करता है, एक फूड सेक्शन और एक नॉन फूड सेक्शन। इन दोनों ही सेक्शन में इन्होंने कस्टमर को भर भर के डिस्काउंट दिए, जिससे कि कस्टमर्स को प्रोडक्ट की हैबिट बनती गई। लोग महीने का पूरा प्रोडक्ट आके डीमार्ट से ही खरीदने लगे, जिस तरीके से उनके एक लॉयल कस्टमर बेस उनका बनता गया समय के साथ। और इसी बीच इन्होंने रियलाइज किया कस्टमर की पॉकेट साइज को भी। और इस रियलाइजेशन के बाद उन्होंने एक नई कैटेगरी अपने मार्केट में लॉन्च किया, नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स की। ये नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि जनरल मर्चेंटाइज और अपैरल सेक्शन। जनरल मर्चेंटाइज में आता है कि जैसे प्लास्टिक गुड्स हो गए, टॉयज और गेम्स हो गए, क्रॉकरी के आइटम्स हो गए या फिर अप्लायंसेज हो गए। अपैरल मार्केट में आता है कि गारमेंट सेक्शन हो गया, जैसे कि लेडीज हो गए या मेंस हो गए या बच्चों के कपड़े जो आपको डीमार्ट पे मिला करते हैं। इसके साथ ही वहाँ पे जो आपको चप्पलें मिला करती हैं या फिर आपको फुटवेयर्स मिला करते हैं, और साथ में ही आपके बेडशीट मिला करती है। इसके साथ ही आपके बाथरूम के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये सब अपैरल सेक्शन में लाई करते हैं। तो पहले कस्टमर्स ये सारे प्रोडक्ट जाके बाहर से खरीद लिया करते थे किसी और स्टोर से, लेकिन डीमार्ट को रियलाइज हुआ कि ये प्रोडक्ट भी हम ऑफर कर सकते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने जैसे ही इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया नॉन एसेंशियल सेक्शन में, वहां पे कस्टमर्स को लगा कि ये प्रोडक्ट हम बाहर से जाके खरीदेंगे, इससे बढ़िया कपड़े भी यहीं से खरीद लो। और इस तरीके से एक लॉयल फैन बेस पिछले 21 सालों से डीमार्ट ने अपना बना रखा है। अब इस नई कैटेगरी नॉन एसेंशियल आइटम्स के थ्रू डीमार्ट के लिए एक सबसे अच्छी बात रही कि इनमें मार्जिन काफी हाई होता है। जैसे कि डीमार्ट अगर 1 किलो पल्सेस बेच रहा है एक पैकेट में बंद करके, और इसके साथ ही वो एक टॉय एक बच्चे को बेचता है, तो यहाँ पे टॉय में इनका मार्जिन काफी ज्यादा होगा। समय के साथ ही नॉन एसेंशियल कैटेगरी इनके रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स बन गया। इनका करीब 1/3 रेवेन्यू नॉन एसेंशियल से ही आने लगा। लेकिन आज के समय में यही डीमार्ट के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है, क्योंकि नॉन एसेंशियल कैटेगरी के ही थ्रू इनके ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में काफी ज्यादा कमी देखी जा रही है। डीमार्ट के फाइनेंशियल रिपोर्ट को अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे तो आपको दिखेगा कि इनके फाइनेंशियल में काफी ज्यादा कमी आई है कोविड के बाद। जैसे कि किसी पर्टिकुलर सेम स्टोर की अगर हम ग्रोथ रेट को देखें तो 2022-23 में वो पहले 6 महीने में 41.6% थी। लेकिन अगर हम इसी साल अगर पहले 6 महीने में देखें तो ये ग्रोथ रेट गिर के करीब 8.6% पे आ गई है। इसका एक बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। और ये चीज आप इनके इबिडा मार्जिन में भी देख सकते हैं। जैसे कि सितंबर क्वार्टर 2022 में अगर देखें तो इनका इबिडा मार्जिन 8.6% था। लेकिन अगर हम इस साल के सितंबर क्वार्टर में देखें 2023 में, तो ये गिर के 8.1% पे आ गया है, मतलब 0.5% की गिरावट दिख रही है। अब इन सब डाउनफॉल में अगर हम इनके नॉन एसेंशियल आइटम्स का टोटल कंट्रीब्यूशन देखें तो जहां 2017-18 में इनके नॉन एसेंशियल आइटम करीब 28% कंपनी के ग्रोथ में रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन आज वो गिर के 22-23% पे ही आ गया है। तो जो एक चीज इनका मेजर चंक ऑफ मनी लेके आ जाती थी नॉन एसेंशियल कैटेगरी, उसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिससे कि इनका रेवेन्यू पे एक बड़ा डेंट पड़ रहा है और प्रॉफिट मार्जिन भी इनका गिर रहा है। और वहीं कंपनी का अगर हम ग्रोथ रेट भी देखें तो साल 2019-20 में पेंडेमिक के पहले इनका ग्रोथ रेट था 28.3% CAGR। लेकिन अगर 22-23 में देखें तो ये घट के करीब 12.6% CAGR आ चुका है। आप इस ग्राफ को भी देख के समझ सकते हैं कि इनके फूड और नॉन फूड आइटम्स में लगातार ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन इनके नॉन एसेंशियल आइटम्स में लगातार गिरावट दिखाई दी है पिछले 6 सालों में। डीमार्ट के स्लो डाउन के पीछे बेसिकली दो बड़े रीजन है। सबसे पहला है इन्फ्लेशन, जिसके बारे में हमने अभी बात करना शुरू किया। जैसे ही महंगाई बढ़ती है मार्केट में तो लोगों के बजट घर का खराब होने लगता है, उसके बाद लोग नॉन एसेंशियल आइटम कम खरीदते हैं। जैसे कि अगर आप मार्केट में जाते हैं, आपका बजट गड़बड़ हुआ है, तो आप क्रॉकरीज नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो आप अगले महीने भी खरीद सकते हैं, बाद में भी खरीद सकते हैं। तो आप अपनी सबसे बेसिक जरूरत की चीजें खरीदेंगे और लेके आप वापस घर आ जाएंगे, आप एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च करेंगे। लेकिन ये चीज अपैरल मार्केट में कभी भी फिट नहीं होती है। जैसे कि अगर कभी कोई कंट्री की इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों के पॉकेट में पैसे हैं, तो लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदने लगते हैं, लोग ब्रांडेड कपड़े खरीदने लगते हैं। लेकिन अगर उसी कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है तो लोग कपड़े तो खरीदेंगे, लोग लाइफस्टाइल पे खर्च करेंगे, लेकिन जैसे अगर पहले 5,000 खर्च करते थे किसी ब्रांडेड पे, तो अब लोग नॉन ब्रांडेड पे शिफ्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि अभी विंटर्स चल रहे हैं, तो विंटर्स में जनरली लोग एक ना एक जैकेट तो खरीदते ही हैं। तो अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप 5,000 10,000 का जैकेट खरीदेंगे, और नहीं भी है तो आप अपने लाइफस्टाइल पे खर्च करेंगे, आप 500 1000 या 1,500 का आप जाके कपड़ा जरूर खरीदेंगे। तो आदमी लाइफस्टाइल पे खर्च तो करेगा ही, भले ज्यादा करे चाहे कम करे। तो दोनों ही सिनेरियो में अगर इन्फ्लेशन भी आता है तो भी मार्केट में लोग पैसे खर्च करते हैं लाइफस्टाइल पे। पहले ब्रांडेड पे कर रहे थे, अब नॉन ब्रांडेड पे करेंगे। तो अगर महंगाई बढ़ भी रही है तो लोग कपड़े तो खरीदेंगे और लोग डीमार्ट का ऑप्शन ज्यादा चूज करेंगे अगर महंगाई ज्यादा है, क्योंकि डीमार्ट सस्ते में अच्छे कपड़े दे देती है। लेकिन ये डीमार्ट की सेल्स में नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि इनके कंपटीटर्स की सेल में ये बहुत इजीली दिख रहा है। और यही हमारा सेकंड पॉइंट भी है। डीमार्ट के कंपटीटर्स अगर आप देखेंगे तो कौन है? मैक्स फैशन और जूडियो।
टाटा ग्रुप का जूडियो आज डीमार्ट के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुका है, क्योंकि अगर हम 2018-19 में देखें तो जूडियो के सिर्फ 96 स्टोर्स इंडिया में थे, लेकिन आज वो बढ़ के 338 हो चुके हैं पिछले कुछ 4-5 सालों में ही। और जूडियो की जो पूरी पोजिशनिंग है कि सब कुछ आप 1000 रुपए में ही खरीद सकते हैं, और इन्होंने अपने आप को एक बड़े ब्रांड की तरह मार्केट में पोजीशन किया है। भले आपको कपड़ा सस्ता मिलता है, लेकिन आपको ब्रांड की प्रॉपर फील आती है यहाँ। वहीं मैक्स फैशन को भी देखें तो 2024 तक ये भी अपने 600 से ज्यादा स्टोर्स पूरे इंडिया में खोल लेंगे। जूडियो और मैक्स फैशन दोनों ही अफोर्डेबल क्लोथिंग कैटेगरी में लाई किया करते हैं, और दोनों के टारगेट ऑडियंस यंग इंडियन यूथ है। ये दोनों ही ब्रांड डीमार्ट से 3 चीजों में काफी ज्यादा बेहतर है। सबसे पहला रीजन है प्राइसिंग। अगर हम डीमार्ट को देखें तो इन्होंने एक वैल्यूएबल ब्रांड की तरह अपने आप को मार्केट में पोजीशन किया है, जैसे कि आपको सस्ते में अच्छा कपड़ा मिल जाएगा। लेकिन जूडियो और मैक्स फैशन दोनों ही इनसे काफी आगे निकल जाते हैं, क्योंकि ये इसी प्राइस में इनसे बेहतर कपड़े और इनके सामने कई सारी वैरायटीज मार्केट में लॉन्च करते हैं। आप अगर इनके ब्रांड स्टोर पे जाइए तो वहां पे आपको एक ही चीज के कई सारे वैरायटीज मिल जाएंगे। तो जूडियो और मैक्स फैशन दोनों ही आपको उसी प्राइस में ज्यादा फैशन के ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि डीमार्ट पे जहां पे आपको ग्रोसरीज मिला करती हैं और वहीं पे आपको जाके कपड़े बगल के सेक्शन में मिल जाते हैं, तो डीमार्ट एक अफोर्डेबल ब्रांड की तरह हमारे माइंड में पोजीशन किया हुआ है। दूसरा बड़ा रीजन परसेप्शन का है। डीमार्ट का हमारे माइंड में जो परसेप्शन बना हुआ है वो एक सस्ता सुपरमार्केट की तरह बना हुआ है, लेकिन वहीं जूडियो को आप सोचेंगे अगर, तो जूडियो आपको एक ब्रांड की तरह समझ में आता है। आप जूडियो से जब भी कपड़ा खरीद के ले आएंगे तो आप सामने वाले को जूडियो का नाम बताएंगे, लेकिन अगर आप डीमार्ट से कपड़ा खरीद के ले आएंगे तो आप सामने वाले को कभी नहीं बताएंगे कि ये मैंने डीमार्ट से खरीदा है। इस चीज को आप सीधा समझ सकते हैं नैनो क्यों फेल हुई थी। नैनो का फेल होने का सबसे बड़ा रीजन था कि वो एक बजट फ्रेंडली कार की तरह मार्केट में प्रोजेक्ट हुई थी। टाटा ग्रुप यहाँ पे अपना परसेप्शन बदल नहीं पाया, वो एक सस्ता ऑप्शन लगने लगा, और हमारे लाइफस्टाइल या फिर हमारे जो लग्जरी की चीजें हैं, जैसे कि कार हम जब खरीदते हैं तो वो हमारे लिए एक लग्जरी होती है। जब टाटा नैनो मार्केट में चला करती थी तो लोग कहते थे अरे ये तो 1 लाख की कार है। इसीलिए लोगों के माइंड में एक परसेप्शन बन गया कि ये तो सस्ती चीज है, और सस्ती चीज लोग लग्जरी के लिए कभी नहीं यूज करेंगे, और सस्ती चीज लोग कभी अपने लाइफस्टाइल में नहीं दिखाना चाहते हैं। ये एक ह्यूमन माइंड का परसेप्शन है जिससे ब्रांड हमेशा खेला करते हैं। तो अगर हम कार खरीदें या हम कपड़ा खरीदें या कोई भी लाइफस्टाइल की चीजें खरीदें, वहां पे हम हमेशा दिखाना चाहते हैं कि हम महंगा कपड़ा या महंगा सामान खरीद के लेके आए हैं। वहां पे हम अपने आप को बजट फ्रेंडली सामने वाले के सामने नहीं दिखना चाहते हैं कभी भी। यही एक परसेप्शन डीमार्ट का लोगों के माइंड में क्रिएट हो गया है कि अगर आपके सामने 2 ऑप्शन है कि आप डीमार्ट से कपड़े खरीद सकते हैं या जूडियो से खरीद सकते हैं, तो आप हमेशा आप जूडियो को ही ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि वो एक ब्रांड की तरह आपके माइंड में प्रोजेक्ट है। बल्कि यहाँ पे आपका डीमार्ट एक अफोर्डेबल ऑप्शन की तरह आप हमेशा सोचा करते हैं। तीसरा बड़ा रीजन है बाइंग एक्सपीरियंस का। जब भी आप डीमार्ट के स्टोर पे जाते हैं तो एक साइड आप अपनी ग्रोसरीज खरीद रहे होते हैं, बगल के सेक्शन में कपड़े हैं, वहां पे आप जाके कुछ कपड़े रखे हैं, आप उनमें से कपड़े खरीद लेते हैं। लेकिन जब भी आप जूडियो में एंटर करते हैं या आप मैक्स फैशन में एंटर करते हैं तो वहां को एक ब्रांड की फील आती है। वहां पे जो भी डिस्प्ले में कपड़े लगे हैं या फिर जो भी टैगलाइंस लगी हुई हैं, वो सब आपको एक ब्रांडेड फील देगा। जैसा कि आप अगर 5000 या 10,000 के कपड़े जहां पे जाके जिस भी ब्रांड से खरीदते हैं, वही सेम फील आपको जूडियो में भी आएगा। तो यहाँ पे बाइंग एक्सपीरियंस बड़ा रोल प्ले करता है। इसके साथ ही जब आप कपड़ा खरीद लेते हैं, आप कैश काउंटर पे जाते हैं, तो डीमार्ट के स्टोर पे आपको काफी भीड़ दिखाई देगी, क्योंकि वहीं पे फूड इसेंशियल आइटम, नॉन इसेंशियल आइटम और हर चीजों की बिलिंग एक ही जगह होती है। जहां पे एट द एंड जब कस्टमर बाहर आ रहा होता है स्टोर से, तो उसका एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, क्योंकि उसको काफी हैसल का सामना करना पड़ता है, उसको काफी भीड़ में से निकल के जाना होता है। लेकिन ये चीजें जूडियो में नहीं होती हैं। जूडियो में जब कस्टमर बाहर निकलता है तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, उसको फील गुड अनुभव होता है। तो इस वजह से जूडियो हमेशा एक्सपीरियंस के मामले में इनसे आगे निकल जा रहा है। ये तो बात हो गई अपैरल के मार्केट में, जहां पे जूडियो एक बड़ी टक्कर दे रहा है डीमार्ट को। लेकिन अगर आप मुंबई, पुणे या फिर हैदराबाद या बेंगलोर से बिलोंग करते हैं तो आपने स्टार बाजार का नाम जरूर सुना होगा। स्टार बाजार आपको फ्रेश ग्रोसरीज और फ्रेश फ्रूट वगैरह प्रोवाइड करता है अफोर्डेबल प्राइस पे। ये स्टार बाजार और जूडियो दोनों ही टाटा ग्रुप के ही ब्रांड हैं। स्टार बाजार से ये ग्रोसरी सेक्शन डील किया करते हैं और जूडियो के थ्रू ये अपैरल मार्केट डील किया करते हैं। अब जहां डीमार्ट एक ही ब्रांड के अंदर एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और फूड सारे आइटम बेचा करता है, वहीं टाटा ग्रुप यहाँ पे जूडियो के थ्रू अपैरल बेच रहा है और फूड और नॉन फूड आइटम ये स्टार बाजार के थ्रू बेच रहा है। अब टाटा ग्रुप स्ट्रेटेजिकली जूडियो और स्टार बाजार के स्टोर्स को अगल बगल ही खोल रहा है। जैसे कि अगर आप सिर्फ पुणे में ही देखें तो इनके 8 से ज्यादा स्टार बाजार और जूडियो के स्टोर अगल बगल ही हैं। ये दोनों स्टोर्स की बाहर से एंट्री तो अलग अलग होती है, लेकिन अंदर जाके ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर फुटफॉल का बड़ा ही ज्यादा फायदा मिलता है कि अगर कोई जूडियो में कपड़ा खरीदने आया है तो वो अंदर से ही जाएगा और उसको स्टार बाजार भी दिख जाएगा, और वहां पे वो जाके अगर उसको कुछ ग्रोसरी या नॉन एसेंशियल आइटम्स खरीदने हैं तो वो जाके स्टार बाजार से खरीद सकता है। वहीं अगर आप डीमार्ट में जाएंगे तो आपको एक ही स्टोर में सब कुछ मिल रहा है। और यहाँ पे टाटा ग्रुप परसेप्शन के गेम में डीमार्ट से काफी आगे निकल जा रहा है।
बाहर से दोनों स्टोर अलग अलग ही दिखेंगे लेकिन अंदर से जाके कनेक्ट हो जाते हैं, और यही काम डीमार्ट भी कर रहा है लेकिन वो एक स्टोर में कर रहा है, और टाटा ग्रुप इसको स्ट्रेटेजिकली अलग अलग ब्रांड नेम के साथ प्रोजेक्ट कर रहा है मार्केट में। सारा गेम परसेप्शन का ही यहाँ बनता है। अब आप अगर जूडियो में जाके कपड़ा खरीदते हैं और उसके साथ ही आप स्टार बाजार में जाके ग्रोसरीज खरीदेंगे तो आपको कभी भी ऐसा नहीं अनुभव होगा कि मैंने एक ही स्टोर से दोनों चीजें खरीदी है। आपको जूडियो का भी एक्सपीरियंस अलग है, आपको स्टार बाजार का भी अलग है, लेकिन डीमार्ट के केस में ऐसा नहीं है कि वहां पे एक ही स्टोर में सब चीजें आपको एक साथ मिल रही है। तो आपको थोड़ा सा दिखता है कि यहाँ पे कुछ सारी चीजें सस्ती हैं, आप अपने लाइफस्टाइल की चीजें वहां से नहीं खरीदेंगे। अब अगर हम नंबर ऑफ स्टोर के मामले में भी देखें तो वहां पे भी जूडियो काफी आगे निकलता जा रहा है डीमार्ट से। डीमार्ट का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो है महाराष्ट्र का मार्केट। वहां पे अगर हम देखें तो डीमार्ट के टोटल 103 स्टोर्स हैं, वहीं जूडियो ने इतनी जल्दी से 71 से ज्यादा स्टोर्स अपने खोल दिए हैं। डीमार्ट का दूसरा जो सबसे बड़ा मार्केट है वो है गुजरात का मार्केट, लेकिन वहां पे जूडियो इनसे आगे निकल चुका है। अगर हम गुजरात में देखें तो डीमार्ट के 57 स्टोर्स हैं, वहीं जूडियो के 65 स्टोर्स हैं। तेलंगाना में भी देखें तो जूडियो के 37 स्टोर्स हैं और डीमार्ट के 36 स्टोर्स। कर्नाटका में जूडियो काफी आगे है 47 स्टोर्स के साथ, और डीमार्ट के सिर्फ 30 स्टोर्स है वहां पे। डीमार्ट को अगर हम ऑफलाइन मार्केट में देखें तो टाटा ग्रुप की कंपनियां इनको बड़ा टक्कर दे रही है, लेकिन अगर वहीं ऑनलाइन मार्केट में देखें तो मुसीबत इनके पास और भी है। जहां मीशो जैसा ब्रांड जो कि अफोर्डेबल सेक्शन में सेम नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स बेच रहा है, वो इनसे काफी तेजी से आगे निकलता जा रहा है। मीशो का ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू का जो ग्रोथ रेट है वो डीमार्ट से काफी ज्यादा है। अगर हम डीमार्ट का रेवेन्यू देखने की कोशिश करें तो जहां फाइनेंशियल ईयर 17 में इनका रेवेन्यू था 1,18,811 मिलियन रुपए, वही फाइनेंशियल ईयर 23 में ये काफी ज्यादा बढ़ के 4,18,333 मिलियन रुपए हो गया। तो यहां पे दिखाई देता है कि रेवेन्यू तो इस कंपनी का काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, फिर इस कंपनी को क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप इसे क्लोज वॉच करेंगे इनके रेवेन्यूज में और इनके फाइनेंशियल्स में तो आपको असली प्रॉब्लम समझ में आएगी। एक्चुअली इस ब्रांड की प्रॉब्लम है प्रोडक्टिविटी की। अगर हम सुपर मार्केट्स देखें, इनकी ग्रोथ हमें अगर समझनी है तो हमें और ज्यादा करीब जाके समझना होगा। सुपर मार्केट में हर स्क्वायर फीट का एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस स्क्वायर फीट के एरिया में कितनी ग्रोथ है। जैसे कि अगर हमें इनकी रियल ग्रोथ जाननी है तो हमें 2017-18 में देखना होगा कि इन्होंने पर स्क्वायर फीट एरिया में कितने रुपए का सामान बेचा और आज ये कितने रुपए में बेच रहे हैं। तो उसको क्लोजली वॉच करने से समझ में आता है कि फाइनेंशियल 2017 में ये 31,120 रुपए पर स्क्वायर फीट से कमा रहे थे, जो कि 2023 के फाइनेंशियल ईयर में 31,096 रुपए पर स्क्वायर फीट है। अब सुपर मार्केट्स के केस में देखें तो ये एक अच्छी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि ये पर स्क्वायर फीट एरिया में जितने रुपए का सामान बेच रहे थे आज भी उतने में ही बेच रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है, तो ये नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कि इनके एक स्टोर से अगर 3 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है, दूसरे से 3 करोड़ आ रहा है, तीसरे से 3 करोड़ आ रहा है, तो ये अपना नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन इनका जो टोटल एरिया है उतने ही एरिया में इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। ये सारा रीजन है प्रोडक्टिविटी का। इस ब्रांड का ग्रोथ रेट एक दिन रुक जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंशन तो एक समय के बाद रुकना ही पड़ेगा इनको। जब इंडिया में इनके हर जगह स्टोर्स हो जाएंगे उसके बाद ये कहाँ एक्सपेंड करेंगे। लेकिन अगर ये पर स्क्वायर फीट के एरिया में अगर इनकी ग्रोथ होती है तब जाके ये ब्रांड लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो करेगा, और उसके लिए इस ब्रांड को हाई मार्जिन और हाई वैल्यू का प्रोडक्ट पर स्क्वायर फीट एरिया में ज्यादा बेचना पड़ेगा। इस ब्रांड को दिमाग लगाना पड़ेगा किस तरीके से मैं अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा सकता हूं। आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल का बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।